हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हुआ हूँ। फ्रेंड्स, रात्रि के 8:15 बज चुके हैं और अब हम लोग प्रेजेंट होने वाले हैं मैथ की क्लास को लेकर के। और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम हाल फिलहाल में कल से चालू होने वाले हैं, सभी को मालूम भी है। 10 तारीख से एग्ज़ाम SSC GD के चालू होने वाले हैं। उसी की हम लोग मैथ्स को लेकर के मैराथन लेकर के आया हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। और आपके एग्ज़ाम में वो SSC GD का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी आपका टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आपके मैथमेटिक्स आ रही है तो फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ कि आपको इन 20 सवालों में से आपका हूबहू डिट्टो सवाल आपको फंसने वाले हैं। ठीक है, और नहीं भी फंसने वाले हैं तो आपको हूबहू आपकी वैल्यू पुटिंग पे आधारित आपके सारे के सवाल वो मैं एफर्ट्स आपको बताऊंगा, ताकि आप देखते देखते आप सेकंडों में आंसर कैसे करते हैं, हम उसके बारे में आज सारी के सारी एफर्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग आई विल स्टार्ट टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं प्लीज़ एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कितने कितने लोग मेरे पास में आ चुके हैं। और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें यदि आपको क्लास वाकई अच्छी लग रही हो और इफेक्टिव पहले से समझ में आ रही हो। क्योंकि रीजनिंग का सेशन 5:15 बजे चल ही रहा है। सभी लोग जो भी नए हों तो 5:15 बजे वाली जो रीजनिंग क्लास चल रही है और अब मैथ की क्लास जो 8:15 बजे चल रही है, सभी लोग वाकई इन दोनों सेशन को जरूर लें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को लेकर के ही आप अच्छे से अच्छा अपना स्कोर अप कर सकते हो। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए यदि आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग यदि आपकी अच्छी नहीं है तो वाकई कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक लेकर के थोड़ी सी निगेटिविटी जरूर रहती है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं आज की क्लास में और सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भी। तो जो भी चैनल पे नए हो और जिन्होंने अभी तक शेयर वगैरह ना किया हो तो प्लीज़ कर दें और हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो फिर से उसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ में कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, फिर से वही चीज़ है कि टॉपिक जो आपका है वो ताबड़तोड़ रिवीजन है। आप केवल और केवल सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं घर बैठ के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं और वो इफर्ट्स आपको मिल रहे हैं कि आप सवाल को देख के सेकंडों में आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये फ्रेंड्स रहा आपका पहला क्वेश्चन। फटाफट आंसर सभी लोग करें और सभी लोग आंसर ज़रूर करते रहें। एक दूसरे के भरोसे ना रहें कि कोई आंसर कर देगा तो बस अपना काम चल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको ही लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी के साथ में चीटिंग नहीं करनी है, आप खुद और खुद अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो फ्रेंड्स लिखा है तार के एक टुकड़े को मोड़ करके 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बतानी है फ्रेंड्स। और पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, सभी को मालूम भी है कि पाई के मान 22/7 3.14 और पाई का मान 180 होता है। 3 मान होते हैं पाई के, लेकिन कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है तो मेंसुरेशन का ये सवाल है। मेंसुरेशन में मोस्ट ऑफ देम आपकी वैल्यू 3.14 या फिर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली वैल्यू होती है वो 22/7। ठीक है, हम लोग चलते हैं सीधे से प्रश्न की ओर। बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। बिल्कुल, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता भी रखा है पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में कि तार के जब टुकड़ों को, जब कभी भी 2D फिगर को जब मोल्ड किया जाता है तो उसके जो पेरीमीटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब हम लोग 3D फिगर को कोई पिघलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप किसी गोले को पिघला रहे हो और कोई छोटी छोटी कई प्रकार की गोलियां बना रहे हो तो उनके जो वैल्यूम होते हैं फ्रेंड्स वो उनके बराबर होते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी 2D फिगर को कर रहे हो, किसी तार को मोड़ रहे हो तो उनके क्या होंगे, जो भी आकृति आप बना रहे हो उनके पेरीमीटर्स यानी कि परिमाप इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप तार को मोड़ रहे हो तो तार को मोड़ करके आप एक वृत्त बना रहे हो। यदि इस तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाए तो आप यदि आप तार को मोड़ करके एक वृत्त बना रहे हो और वर्ग बनाओगे तो दोनों के पेरीमीटर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इक्वल हो जाएंगे। और सभी को मालूम है कि जो पाई का वृत्त का पेरीमीटर होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है, सभी को मालूम है। फटाफट आंसर जरूर करेंगे, पाई 2πr और ये इक्वल हो जाएगा वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप वैसे बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, परिमाप क्या होता है आप लोग रटते हो। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का जो योग होता है फ्रेंड्स वही तो परिमाप होता है ना। तो बस 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड्स या 4 इंटू भुजा, यदि आप ए मान सकते हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आपको रेडियस का मान दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। ये डायामीटर दिया होता है फ्रेंड्स, तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का 10 डबल होता है, उसका हम आधा कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 70 लिखेंगे बराबर 4 इंटू और ये आपके पास में साइड, और इसी का तो बेसिकली मान पूछा ही गया ना आपसे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा। ये 10 से मैंने काट दिया 10 बार गया और 2 से इसको मैंने कट किया 2 बार गया, फिर इसको मैंने कट किया 11 बार और 11 गुणा 10 में कराओगे तो फ्रेंड्स ए का मान कितना आ जाएगा
110। क्या किसी ऑप्शन पे दिख रहा है? क्या बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। वेरी गुड सभी को। बहुत ही उम्दा सवाल हैं और बहुत ही शानदार सवाल से स्टार्टिंग भी हमने की है और बहुत ही आनंदमयी क्लास को बनाने के लिए प्लीज़ आप लोग एक एक बार सभी लोग शेयर ईमानदारी से कर दें और क्लास को आनंदमयी बनाते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करें। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये फ्रेंड्स, इसमें टोटल फैक्टर पूछे गए हैं। देखो, फैक्टर से संबंधित कई सवाल आते हैं, मैंने पहले भी बोल रखा है, और कई तरीके के प्रश्न करवाए भी हैं। जब कई तरीके फैक्टर पूछे आते हैं, टोटल फैक्टर पूछा जाएगा, प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, इवन फैक्टर पूछा जाए, ऑड पूछा जाए, ऑड इवन के सम पूछे जाएँ, तो फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं टोटल फैक्टर? तो आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो टोटल फैक्टर और प्राइम फैक्टर। टोटल पूछा गया है, मैं प्राइम के बारे में भी आपको बता दूंगा, ताकि ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले तो फिर क्या करोगे। ठीक है, बाद बाकी वीडियोस सारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने सारा कुछ बता के रखा हुआ है कि टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर का ऑड इवन के कैसे निकाले जाते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करोगे, आप एज ए एलसीएम, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे ही आप इसका जैसे ही आप निकालोगे, तो हम इसको यदि कट करना चाहें तो 2 बार ऐसे आप कट करते चले जाओगे, और कट करने के बाद में आपके पास में जो 2 आएगा वो फ्रेंड्स कितनी बार आएगा आप कट कर सकते हो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर से आप इसी तरीके से यदि आप कट करोगे तो 2 आएगा 12 बार और 3 आएगा फ्रेंड्स 1 बार। सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास में। आप एज ए फैक्टर निकाल सकते हो। 2 8 8 को यदि हम काउंट करेंगे 12,288 को, तो ये आएगा 6,144 के तौर पे। फिर हम कट करेंगे वैल्यू को, तो फिर से आएगा 3 और 0 7 32 3072, और फिर आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो 2 की पावर 72 और 3 की पावर 1। जो अपना मेन मोटिव है, यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? समस्या ये आती है कि सर हम टोटल फैक्टर कैसे निकालें, क्या मतलब होता है टोटल फैक्टर का। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है फ्रेंड? जैसे आपके पास में लिखा है a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z। टोटल फैक्टर में होता फ्रेंड्स ये है कि जितनी भी पावर लगी होती है सब में एक एक जोड़ दिया जाता है और फिर सभी का मल्टीपल करवा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 12 आया था ना, 12 में आप 1 जोड़ोगे कितना होगा फ्रेंड्स? 13 होगा। इंटू 3 की पावर 1 आया है ना, 3 की पावर 1 में 1 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2, और 13 में 2 का गुणा करवाओगे तो 13 दूना फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। क्या बात समझ में आई मेरी? आपके पास में टोटल फैक्टर पूछा जाए तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको। जितनी भी पावर आ जाए प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद में, जितनी भी पावर आ जाए आपको उसमें एक एक ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में सभी का मल्टीप्लिकेशन करवा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन प्राइम फैक्टर सर पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो प्राइम फैक्टर में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको एक जोड़ना है ना तो कुछ करना है। एज इट इज़ जितनी भी पावर लिखी होगी आपको उतना ही जोड़ देना होगा और आपको आंसर करना होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। जी, वर्क एंड टाइम से आपका सवाल है, लिखा है यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 4 दिनों में कर सकता है, तो आगे भी दोनों मिलकर के किसी। तो मैंने बताया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। यदि आपको कुल काम निकालना है, टोटल वर्क्स इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। ठीक है, यदि आपके पास में जितनी क्षमता है और कितने दिन उस क्षमता से काम कर रहे हो, यदि गुणा करवा दोगे तो वही आपके पास में टोटल वर्क, टोटल आउटपुट आ जाता है। ठीक है, जब कभी भी आपको दिन निकालना हो, जब तक आपको उस व्यक्ति की इफिशिएंसी मालूम नहीं होगी तब तक आप उसके दिनों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि वर्क एंड टाइम का जो मोटिव ही है इफिशिएंसी बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक किसी काम को, बहुत ही सिंपल सा सवाल, वेरी गुड, सभी के आंसर आ भी रहे हैं। और बी कर रहा है किसी कार्य को 4 दिनों में। हम फ्रेंड्स क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क्स आएगा, कुल काम आएगा। 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स? 20 आएगा। इसकी इफिशिएंसी निकाले तो ए की क्षमता 2 की और बी की क्षमता 5 की आएगी। आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? काम तो फ्रेंड्स 20 है ना। अब 20 काम को ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितनी क्षमता लगाएंगे ये दोनों? 5 2 7 की। टोटल काम 20 और क्षमता है 7 की। यदि ये डिवाइड करवा देंगे तो 20/7 ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये आ जाएगा। और भी होता तो सही बटे के कंपाउंड फ्रैक्शन में आ जाता आंसर। ठीक है, वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, एक्सीलेंट आंसर कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इसी तरीके से सभी लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और सभी लोग आंसर करें, ताकि ये जो सेशन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और तो बेनिफिटेड भी साबित हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान से देखता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है।
यदि एक खंभे एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर हों तो रेलगाड़ी की चाल बतानी। बहुत ही उम्दा सवाल है और देखता हूँ फटाफट कमेंट करें कि कितने लोग इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने बहुत बार करवा भी रखा है और इसका मैंने क्लू भी बताया है कि किस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि जैसे कभी भी कोई पोल गड़ा हुआ है, मान लेते हैं एक ये पोल है और एक ये पोल है और एक ये पोल है। अब मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आप एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाते कि सर ये क्या कर रहे हो। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपके पास में खंभे गड़े हैं फ्रेंड्स 3, ठीक है, तो इनके बीच की दूरियाँ कितनी काउंट होंगी, एक तो ये दूरी और एक ये दूरी, यानी कि जितने खंभे होंगे तो दूरी उससे एक कम काउंट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे लिखा है कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती करता है। टोटल टेलीफोन के खंभे कितने होंगे? 21। तो फ्रेंड्स ज़रा आप मुझे ये बताना कि जब 21 टेलीफोन के खंभे हैं तो जो दूरी काउंट होगी वो कितने खंभों की होगी? 20 खंभों की। सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया। गॉट इट? बिल्कुल, वेरी गुड। ये 21 खंभों के बीच की दूरी का मतलब ये होगा 21 खंभे हैं लेकिन दूरी जो आएगी फ्रेंड्स वो 21 खंभों की आएगी। तो एक खंभे के बीच की दूरी 50 है तो 20 खंभों के बीच की दूरी फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी? सभी को मालूम होगा 1000 मीटर। क्या बात समझ में आई? 1000 मीटर को आप लिख सकते हो 1 किलोमीटर। वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं। और ये 1 मिनट में वो चल रहा है फ्रेंड्स 1 किलोमीटर, तो हमें तो निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब फ्रेंड्स 1 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में जाएगा 60 किलोमीटर। तो यदि हम 60 का गुणा करवा दें तो 60 मिनट में जाएगा 60 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जा रहा है? 60 किलोमीटर। तो स्पीड उसकी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। बिल्कुल, देखने में बहुत टफ लग रहा था लेकिन बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हो। इवन मैं आपसे बात करूं कि यदि आप फर्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप ओरली भी सवाल को कर सकते हो, ये मेरा दावा रहा। कैसे कर सकते हो? 21 खंभों के बीच की दूरी है, जो काउंटिंग होगी वो एक कम होगी 20 की, और एक के बीच की 50 है, 2 के बीच की 50 है, तो 20 की कितनी होगी? 1000 मीटर, मतलब आपका 1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, तो 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर जा रहा है तो फ्रेंड्स स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सोचना है और सेकंडों में आंसर कर सकते हो। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये लिखा है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर उसे 10% की हानि की बेचने की तुलना में 150 अधिक प्राप्त होते हैं। इसका क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। मैंने आपको फ्रेंड्स बता ही रखा है कि एक बार लाभ दिया हो और एक बार हानि दिया हो तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं फ्रेंड्स? जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में ये उसी की इक्वल होती हैं जितना आपको बेचने में अधिक या कम रुपया प्राप्त होता है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 रेशियो इज इक्वल टू 150 के। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आएगा? 150/20। और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हम क्या करवा देंगे? 100 का और गुणा करवा देंगे। 20 पंचे 100 और 15 पना 75, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 750। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने बता भी रखा है। इसके बारे में थोड़ा सा जरा आप लोग बताएं। मैं तो बताता ही हूं कि क्या आएगा, लेकिन आप लोग फटाफट आंसर करें। ठीक है, विदाउट डिलेइंग सभी लोग आंसर करेंगे। बताएं फटाफट कितना आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं बात करूं इसकी कितना क्या आएगा, तो मैंने एक चीज़ बता रखी कि जैसे आप कभी भी बैंक में कोई भी धन डिपॉजिट करने जाते हो, ठीक है, तो जिस दिन आप बैंक में धन को डिपॉजिट करते हो फ्रेंड्स, उस दिन का आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप विड्रॉ करने जाते हो अपनी रकम को, अपनी अमाउंट को, तो आप भले ही 10 बजे बैंक खुलती है, आप 10 बजे ही पहुंच जाओ, लेकिन उस दिन का पूरे दिन का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी ड्यूरेशन दिया होता है, टाइम का पीरियड दिया होता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि जिस दिन का डिपॉजिट का होता है वो दिन काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि आपसे कि वो जो है वो दोनों तिथियों को शामिल कर रहा है। तो जिस दिन आप जमा करोगे वो भी दिन काउंट होगा, और जिस दिन आप विड्रॉ करोगे वो भी दिन काउंट होगा। यदि ये लाइन ना बोलता तो हम पहली वाली तिथि जिस दिन जमा कर रहे होते वो वाली हम तिथि को काउंट ना कर रहे होते। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम फार्मूला तो सभी को आता है, SI इज इक्वल टू PRT सभी को मालूम है, और RT% के मान निकालते हैं तो वही तो अपना इंटरेस्ट होता है ना, और बटे 100। ठीक है, मूलधन आपके पास में दिया हुआ है फ्रेंड्स 3000,
दर आपके पास में दे रखी है 6 चौको 24 और 1 25/4, या आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू 100। लेकिन समस्या आ रही है कि सर हम इस डेट का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। अरे भाई मेरे, आप 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 के बीच का ही तो टाइम निकालना है ना आपको। आप 5 फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 2005 की फरवरी है, आपका नॉर्मल ईयर है, टोटल कितने दिन होंगे 28 का मतलब यदि 28 में से 5 को घटाओगे फ्रेंड्स कितना आएगा 23। लेकिन वो 23 जो आएंगे वो 5 को छोड़ के आएंगे, और आपसे बोल रहा है दोनों तिथियों को शामिल करने पर। तो फरवरी के आ गए 23 में एक और जोड़ोगे 24, फरवरी के बाद में मार्च आएगा 31 का, और अप्रैल में जाना है फ्रेंड्स आपको 18 तक। जैसे ही आप सारा का सारा कुछ जोड़ देते हो फ्रेंड्स कितना आएगा 73 आ जाएगा, और 73 को आप इसमें और गुणा करवा दोगे, सॉल्व कर लोगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 37.5 रुपये का इंटरेस्ट आपके पास में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। फटाफट आंसर करते जाएं कि सभी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, क्या फटाफट आंसर करें। वेरी गुड, चलो आगे की ओर बढ़ें। ये रहा अपना अगला प्रश्न, फटाफट सभी लोग करते जरूर रहे प्रश्न को, ताकि वाकई ये सेशन जो लग रहा है कि बेनिफिटेड रहने वाला है तो रहे भी। ठीक है, कह रहा है कि 4/5 में कितना जोड़ने पर हमारा जो आ जाए वो 5/4 के बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का सीधे सीधे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे क्या करना है फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा 5/4 में से 4/5 का यदि जैसे हम डिफरेंस करेंगे तो 5 25, 4 चौको 16, और 25 में 16 को घटा देंगे, और बटे कितना आएगा 25 - 16 और बटे 20, और 25 में 16 को घटाते हैं जैसे ही तो अपना कितना आ जाएगा 9/20। ऑप्शन कोई भी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये रहा अपना अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न आपके पास में दिख रहा है, और देखते हैं कितने लोग आंसर इसका करेंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा ले आए और हमें बार बार उठना पड़ रहा है ठंडी में, और थोड़ा सा सिंपल लाते तो हम आसानी से कर लेते बिना कॉपी पेन के। ठीक है, अरे कुछ सवाल तो भाई साहब आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कुछ तो करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड। तो लिखा है एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो पहले तो आप ये देखो कि नदी कितना बह रही है, यानी कि कितना उसका वॉल्यूम है। तो हम इसके बारे में बात करें तो सभी को मालूम है कि LBH लगा देंगे तो उसका हमें पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि कितनी क्यूबिक मीटर के हिसाब से नदी हमारी बह रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर का मतलब यही तो इसकी लंबाई होगी ना, जितनी दूरी तय करेगी वही लंबाई होती है। तो 2 किलोमीटर का मतलब ये मीटर में दिया हुआ है, तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर चलेगी। 2000 गुणा लंबाई LB का मतलब होता है चौड़ाई, 40 मीटर चौड़ी है, और गहरी ऊंचाई ही तो गहराई होगी ना, ये आ जाएगा 3 मीटर। जैसे हम इसका गुणा करवाते हैं कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। 24 के बाद में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और 4 जीरो आने के बाद में ये आएगा फ्रेंड्स घन मीटर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, और उसका पानी सागर में कितने के हिसाब से आएगा। फटाफट आंसर जरूर करते रहें ताकि सभी लोग अपना अपना आंसर कर सकें। ठीक है, LBH आ गया 2000, तो 2000 गुणा 4 गुणा 3 ये 24, 2,40,000 क्यूबिक घन मीटर के हिसाब से आएगा। इतना पानी वो बह रहा है, लेकिन कितने देर में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे का बोल रहा है ना, तो हमको तो 1 मिनट का निकालना है ना, तो 1 मिनट का निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 60 से और डिवाइड करवा देंगे। जैसे ही 60 का डिवाइड मैंने करवाया कितना आ गया, 6 चौको 24, 4000 घन मीटर के हिसाब से। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 4000 आ गया ना फ्रेंड्स, 4000 घन मीटर, तो अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में फ्रेंड्स होगा क्या, तो इसके बाद में होगा क्या, इसमें करेंगे कुछ नहीं। आपको मालूम है कि 1 घन मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये जरूर कॉम्बिनेशन ध्यान कर लेना, ये फार्मूला समझना, कुछ भी समझना, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, क्योंकि इसका रिलेशन कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 तो पहले से जीरो लगे हैं, 3 जीरो और लगा देंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है हमें डाटा लीटर में बताना है, ना कि मीटर में बताना है।
ठीक है। ये क्यूबिक मीटर में आएगा, लेकिन क्यूबिक को जब हम लीटर में बदलेंगे तो 1 घन मीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। तो 3 जीरो पहले से लगे हैं, 3 जीरो और लगा देंगे तो टोटल 4 के बाद में 6 जीरो वाला ऑप्शन आपको नंबर बी पे दिख रहा है, यही आपका राइट हो जाएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फ्रेंड्स इसको स्टार बना लेना, धीमे से वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। फिर से एक बार समझ लें, एक नदी जो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है फ्रेंड्स 2 किलोमीटर वो दूरी तय कर रही है, तो लंबाई हो जाएगी 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर बोले तो 2000 मीटर, वो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में 3 मीटर गहराई का मतलब ऊंचाई ये रहेगा, चौड़ाई 40, और इसको हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये जो डाटा आएगा वो 1 घंटे का आएगा, लेकिन सवाल में पहले से ही उसने बोल दिया है कि हमें आप किस में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है। तो 60 मिनट में इतना जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 60 से मैंने डिवाइड करवा दिया। इसके बाद में आ गया 4000 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर, उसका मैंने और गुणा करवा दिया, आंसर आ गया। वेरी गुड। फिर से आगे की ओर कह रहा अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है, जबकि आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिनों में करता है। फिर से अमित करता है फ्रेंड्स, अमित कर रहा है 1/2 भाग 7 दिनों में, तो पूरा का पूरा भाग करेगा फ्रेंड्स 14 दिनों में। आलम कर रहा है फ्रेंड्स, आलम कर रहा है किसी काम का 1/2 भाग 9 दिनों में, तो पूरा का पूरा भाग करेगा फ्रेंड्स 18 दिनों में। और 14 और 18 का जैसे ही हम इसका फ्रेंड्स एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 126, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, 126 आ जाएगा। एक बार करके देख लेना। तो 14 का जैसे ही हम डिवाइड इसमें करवा देते हैं फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 14 9 126। 18 का भाग जब हम 126 पे कराएंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 8 8 64 और 8 बार, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन क्या नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल। 18 8 8 64, ये 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, वेरी गुड, ठीक है सर। इसके बाद में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मिल करके काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 126, टोटल मिल जाएंगे तो 9 7 16 की इफिशियंसी आ जाएगी। थोड़ा सा कट करना भी चाहो कट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और कट करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 8 दूनी 16, 63/8 क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ क्या, बिल्कुल ए नंबर पे सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। सभी को आंसर सभी लोग करते रहे ताकि सभी की प्रेजेंस मुझे मालूम पड़ती रहे कि कितने लोग उपस्थित हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि देखा है रामू की आय रोहन की आय का 25% अधिक है। रोहन की आय रामू की आय से कितनी, रोहन की आय रामू की आय की कितनी % है। अच्छा, इसमें कभी कभी सवाल तो डिफरेंट तरीके से भी पूछ लेता है, कहता है कि रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है, तो रोहन की आय रामू की आय से कितने % कम है, कभी तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 25% का हम पहले तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितना होता है 25% का फ्रैक्शन सभी को मालूम होगा कितना होता है फ्रेंड्स, 25 चौको 100, 1/4 होता है, ठीक है, सभी को मालूम। क्योंकि इस तरीके के परसेंट के सवाल मोस्ट ऑफ देम परसेंट से ही लगाओगे, फ्रैक्शन से ज़्यादा ईजिली कंफर्ट वे पे आपके लग पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि रामू की आय रोहन की आय से, रामू की आय जो है वो रोहन की आय से 25% अधिक है। 25% का अधिक का मतलब रामू की जो आय है वो यदि रोहन की 4 रही होगी तो रामू की फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कह रहा रोहन की आय यानी कि 4, रामू की आय का कितने % है, परसेंट निकालना है, 100 का गुणा करवा दो, 5 कम 5 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, आंसर कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। बिल्कुल ही आसानी से तरीके से मैं सवाल को समझा रहा हूँ। कोई भी बिल्कुल फ्रेशर बंदा भी होगा ना, जिसने भी फॉर्म फिल कर रखा होगा, जिसको मैथ को लेकर के बहुत ही फोबिया हो रहा होगा कि मुझे मैथ नहीं आती है, तो वो डर अब खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल आसानी तरीके से मैथ आने वाली है, ठीक है, और आप वाकई 20 में 20 नंबर भी अचीव करने वाले हो, ठीक है। चलो, ये फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये कह रहा है कि भिन्न में के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 4/5 हो जाती है, और यदि उसके हर में 5 घटा दिया जाए तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न कौन सी होगी। इस तरीके के सवाल तो फ्रेंड्स वो दिन चले गए जब हम लोग एक्स मान करके करते थे, और अब तो हम केवल और केवल ऑप्शन देखेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। आप फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन ले लो जिसमें आप ये एक एक जोड़ दो और सभी में आंसर इस तरीके का आ जाए, ठीक है। इस तरीके का आपको क्या करना है, एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आप बताओ, जैसे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं, जरा बताना, ऑप्शन नंबर जरा हम फर्स्ट को ले लें 2/3 को, आप जरा इसमें एक एक जोड़ो, अंश और हर में जरा एक एक जोड़ो, कितना आएगा 3/4 आएगा। क्या 5/4 4/5 हो रहा है क्या, ये नहीं होगा। सेकंड नंबर को जरा लें 7/9,
7/9 में 1 1 जरा जोड़ो, कितना आएगा 7 और 1 कितना हुआ फ्रेंड्स 8/9 और 1 कितना हुआ 10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना 4/5 आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये भी तो यही बोल रहा है हमको, तो यानी कि ये वाला बन सकता है। लेकिन अभी हम इसको कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि अभी मेरे पास में सेकंड कंडीशन भी दी गई है कि यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 5 घटा भी दिया जाए तो 1/2 आना चाहिए। जरा अब इसमें फिर से हम घटाते हैं, 7/9 में जरा 5 घटाओ, अंश में 5 घटाया, हर में 5 घटाया, 7 में 5 घटाओगे फ्रेंड्स कितना आएगा 2, 9 में 5 घटाओगे कितना आएगा 4, और इसको भी कट करोगे जरा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि दोनों ही कंडीशन आपकी सही आ रही है, बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आनंदमयी क्लास को आगे की ओर शेयर जरूर करते रहें और सेशन का आनंद लेते रहें, क्योंकि बहुत ही आनंदमय क्लास और सवाल वाकई बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने मिल रहा है। ठीक है, चलो ये फ्रेंड्स दिया हुआ है 5 + 4 इस तरीके का, और आपसे पूछ रहा है कि 50 पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, सम पूछा गया है, नंबर सिस्टम का सवाल रहेगा आपका। तो ये फ्रेंड्स 5 + 4 - 9 और इसी तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, करने के लिए तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे अभी फटाफट करना स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रेटजी समझना, सवाल पूछ क्या रहा है। क्योंकि हमें क्या इस तरीके के 50 पदों तक योगफल निकालना है, क्या इतना भी आसान होगा क्या? इतना भी आसान नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरीके के सवाल जब कभी भी आते हैं तो हमें केवल और केवल कंफर्ट जोन केवल देखना होता है कि पॉसिबल इसकी एफर्ट क्या बनेगी, हम उस तरीके से सवाल को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब फ्रेंड्स जरा एक क्लू आप समझो, जैसे इसमें दिया हुआ है 5 + 4 - 9, आप जरा सोचो ना कि 5 4 कितना होगा 9, और ये -9 ये तो कट गया ना, आगे भी 5 4 9 ये भी कट गया ना, लेकिन आगे भी हम सर कहाँ तक काटते चले जाएं, हमें तो 3 संख्याएं 3 पेयर तक इधर तक का दिख रहा है, तो क्या हम यहीं तक काट दें क्या? आगे कैसे हम करें? आप मुझे ये बताओ फ्रेंड्स कि इसमें यदि हम 3 3 का सर्कल बना लें जिसमें 0 बन रहा है, यानी कि 5 + 4 - 9, फिर से 5 + 4 - 9 और आगे भी 50 पदों का बोल रहा है, तो हम जब 50 में हम पेयर निकालें 3 3 के, तो फ्रेंड्स कितने पेयर बनेंगे? 16 ही तो बनेंगे ना, 16 3 48। यदि हम 50 में हम 3 का डिवाइड करवा दें, क्योंकि 3 3 के ही तो संख्याएं चल रही ना, हम पेयर कितने का बना के रखे हैं? 3 3 का। 50 में 3 का डिवाइड करवाओगे फ्रेंड्स कितना आएगा? 16, और 16 के बाद में फिर जो अगला पद आया होगा, 16 पेयर के बाद में जो अगला पेयर 17वां वाला जो पेयर आ रहा होगा, उसमें फिर से स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? 5 से, फिर 4 से, तो चूंकि 16 से 48 यहाँ तक हो चुका होगा, ये 49वां पद और ये रहा आपका 50वां पद। लेकिन 16वां पद जो आएगा, 16वें पदों तक का जो फैक्टर आएगा उसमें तो सभी कुछ 0 होने वाला होगा ना, क्योंकि ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा। बचेगा कितना? 5 4 9, तो 0 + 9 और 0 में 9 को जोड़ दोगे फ्रेंड्स तो इतने पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। लेकिन यदि फ्रेंड्स 50 की जगह आपसे पूछा जाता कि 51 पदों का बताओ, तो फिर कितना होता? तो 51 पदों का यदि पूछा जाता ना फ्रेंड्स, तो फिर से 9 - 9 जुड़ जाता और ये फिर से 0 हो जाता। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये एवरेज का सवाल है फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर करें कितना क्या आएगा, सभी लोग आंसर करते रहें, बिल्कुल आंसर सभी लोग करते रहें कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल करते रहें सभी लोग। ये लिखा है 144, 158, 172, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, एवरेज का सवाल है, जोड़ना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स बटे नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स, नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स। सभी संख्याओं का योगफल ऊपर लिखना होता है और नीचे उन कितनी बार संख्याओं का प्रयोग हुआ है वो आपको लिखना होगा। सभी संख्याओं को ज़रा जोड़ देंगे, 144, 158, 172, 160, 132 और 182। जैसे ही आप जोड़ दोगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा आपका 948 के नियर अबाउट, और ये टोटल आपके पास में जो टर्म्स दिए हैं वो कितने हैं? 6। और जैसे ही हम 6 का डिवाइड करवा देंगे तो 6 कम 6, फिर 3 बचेगा, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 8 संग 48। 158 कहीं पे दिया क्या? बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से आया 948 फ्रेंड्स? सभी को जोड़ देना, 144, 158, 172 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें। फिर लिखा है फ्रेंड्स, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अब फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सवाल है, 4 वर्ष में 2 गुना, तो कह रहा है कितने वर्ष में वही धनराशि स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। मैंने ढेरों सवाल इस टाइप के करवा रखे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने इससे भी कई गुना करवा के रखे हैं कि कोई धनराशि स्वयं का इतने बटे इतना गुना हो जाती है तो कितने समय में इतने बटा इतना गुना हो जाएगी। इस टाइप के भी तो सवाल मैंने करवा के रखे हैं, जरा एक बार प्रैक्टिस करना पीछे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2
यदि इसको हम बेस को इक्वल करते हैं तो 8 को हम यदि इक्वल करें बेस 2 के रूप में तो ये कितना आ जाएगा 3, और जो पावर लग जाती उसी केस में क्या करवाते हैं फ्रेंड्स, गुणा करवाते हैं, और 4 तक कितना आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। 12 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें डबल ट्रिपल स्टार बना लेना, बहुत बार रिपीटेड सवाल हैं और ये पूछा भी जाता है। ये फ्रेंड्स दिया हुआ है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, तो ए और बी का ये मासिक आय इनकम, सभी को मालूम है कि जो इनकम होती है उससे हम यदि अपना एक्सपेंस को घटा दें तो जो निकल के आता है फ्रेंड्स वही तो सेविंग्स होती है ना। ये फ्रेंड्स दिया है 5:6, ये दिया हुआ है 3:4, और सभी की जो सेविंग्स है वो दिया हुआ है 1800 और ये दिया हुआ है 1600। सवाल कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है कि अनुपात देता है और कहता है वो प्रत्येक इतने की बचत करते हैं। प्रत्येक में फिर क्या होता है, दोनों वैल्यू ये वाली सेविंग्स की समान हो जाती है। इसमें मैंने बिल्कुल आसान सा तरीका बताया था, कुछ नहीं करना होता है, आपको क्रॉस मल्टीपल करवाना होता है। 4 का गुणा 5 में कराओगे 5 को 20 और 6 त्रिक 18, 20 में 18 को घटाओगे कितना आएगा 2। घटाते क्यों है फ्रेंड्स, मैंने बता रखा है कि इनकम में से जैसे ही आप एक्सपेंस को घटाओगे तो वही सेविंग्स आती है, तो सेविंग्स पाने के लिए हम क्रॉस मल्टीपल करवा करके घटा देंगे। तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इधर से गुणा करवाएंगे तो 18 चौको 72 और 16 थे 48, 72 में 48 को घटा देंगे और ये 00 भी चल रहा है आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 72 जी, तो इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 4 और ये बचेगा 2400। तो 2 रेशियो बराबर 2400 हो तो 1 रेशियो बराबर कितना क्या आ जाएगा 1200 के। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 1200 के। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बी की मासिक आय कितनी है, तो बी की 1200 को गुणा 6 में करा देंगे तो 12 6 7200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। ए का पूछा जाता तो 12 पंचे 60 आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से देखो कमेंट सभी लोग करते रहें ताकि सभी को ये सेशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छे हैं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वाकई यकीन मानो कि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैथ आपको मांगती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट, तो इसी वजह से आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। ठीक है, कह रहा है कि 12 इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बता ही रखा था कि एक फार्मूला होता है MDH, तो M1 D1 H1 T1 और बटे W1, ये कंडीशन फर्स्ट होती है और इसी के बाद जब कर देंगे तो वो कंडीशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैन की संख्या, डेज की संख्या, आवर्स घंटों की संख्या, टाइम और भी दिया होगा तो वो, और जितना आउटपुट होता है वर्क्स होता है वो आपका नीचे आता है। 12 आदमी 9 घंटे किसी काम को करके आउटपुट कितना आ रहा है फ्रेंड्स 2400 रुपये का, बराबर 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन काम करते हैं तो कह रहा कितने रुपए अर्जित करेंगे, मान लिया x रुपये अर्जित करेंगे। ठीक है, ये 9 से 9 कटा आपका फ्रेंड्स, और 8 4 दूना 8 4 ते 12 और कट कर देते हैं इसको, तो x बराबर इसको मैंने कट किया, ये आ गया आपका 800 और इसका जब गुणा करवा देंगे तो x बराबर ये कितना बचेगा 2 × 7 × 800। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। फिर ठीक है, और 8 7 56 और 56 दूना कितना हो जाएगा 112, तो 11,200 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, फटाफट आंसर जरूर करते रहें। ये कह रहा किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 ही थी। आप मुझे बताओ कि जब परसेंट लगा होता है तो वैल्यू 100 पे काउंट होती है। अब 100 में से 25% लोग फ्रेंड्स वो योग्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जब 100 में से 25 नहीं कर पा रहे होंगे तो फ्रेंड्स कितने लोग योग्यता प्राप्त कर रहे होंगे 75%। या आपको और इजीली वे पे समझना है तो आप 25% का फ्रैक्शन करो ना, कितना होता है 1/4। तो जब 4 में से 1 लोग योग्यता को प्राप्त नहीं कर रहे होंगे तो कितने लोग प्राप्त कर रहे होंगे 3 लोग। ठीक है ना भाई, 25% का हम लोग फ्रैक्शन करें कितना आता है 25 चौको 100, सभी को मालूम होगा, इतना तो पढ़ ही रखा होगा ना। यानी कि यदि 4 लोग होंगे तो 4 में से 1 लोग योग्यता को प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन 4 में से जब 1 लोग नहीं कर पा रहे होंगे तो कितने लोग फ्रेंड्स योग्यता को प्राप्त कर रहे होंगे 3 लोग। इसके हिसाब से 3 लोग, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं 450 लोग। तो 3 बराबर 450 के, तो 1 बराबर 150 के आ जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो इसके हिसाब से संख्या कितनी थी फ्रेंड्स 4, तो ये आ जाएगा 4 का, तो ये कितना आ जाएगा 15 चौको 60, 600। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 4 का गुणा करवा रहे हो, कभी कभी हम टोटल की वैल्यू निकालते हैं 100 का गुणा करवाते हैं। अरे भाई मेरे, ये 25% को मैंने तोड़ लिया है, यदि आप 75 पे काउंट करते तो 100 का गुणा करवाते, ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें फिर से, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और सभी को मालूम है कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो होते हैं वो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। वो बॉडमास क्या होता है, एक बार फिर से समझ लें कि ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यदि डिवीजन ऑफ का मतलब होता है हिंदी का मतलब का, और का मतलब भी होता है गुणा, लेकिन ये जो गुणा का चिन्ह होता है ये मल्टीप्लिकेशन वाले चिन्ह से पहले सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कंफर्ट वाला अपना ट्रिक्स अपनाने वाले हैं। वो कौन सा है, सभी लोग समझिए ज़रा। हम इसमें कुछ करेंगे भी नहीं और आसानी से सवाल को अपने दिमाग में कैलकुलेशन को करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को मालूम है कि हम पहले सॉल्व करेंगे भाग को। 4 का भाग 16 पे करवाओगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 4। 4 का गुणा 3 में कराया, 4 से कितना आ गया 12, ठीक है। ये 10 + 12 कितना हो गया फ्रेंड्स, इसको ऐड किया मैंने, आ गया 22 और 5 दूना 10। ये इतने की कैलकुलेशन मैंने सॉल्व कर डाली यहाँ तक। 22 में 10 फिर से मैंने घटाया, फिर से कितना आ गया 12, और 12 का गुणा फिर से इसमें 2 में करवाओगे तो फ्रेंड्स 12 गुणा 2 कितना आएगा 24। ये यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अभी का भी जस्ट कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये आ गया 32 - 24 + 30, और 32 और 30 को हम जोड़ लेंगे, आएगा 62, और 62 में 24 को जैसे ही हम घटा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। 38 नंबर का मतलब ये है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल फिर से, 3 संख्याओं का और अनुपात दिया हुआ है इतना और उनका योग भी दिया है 48। यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का अनुपात कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से एक बार करें। देखो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो अनुपात दिया हुआ है और इन्हीं संख्याओं का जो योगफल है वो 48 दिया हुआ है, नो डाउट सभी को मालूम है। तो जरा आप एक काम करो ना कि इन संख्याओं को एक्चुअल निकालो, क्योंकि ये जो संख्याएं रेशियो में दिया हुआ है ना, ये पार्शियल वैल्यू है, ना कि आपकी रियल वैल्यू है, ठीक है। हम जरा जोड़ते हैं सभी को, 5 3 8 8 8 16। इसके हिसाब से सभी संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स 16, लेकिन इसके हिसाब से कितना दे रहा है फ्रेंड्स, सवाल के हिसाब से 48। तो यही तो होगा ना, 16 रेशियो बराबर 48 के, 16 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 3 के। यदि हम इसमें 3 का गुणा करवाएं तो एक संख्या आएगी हमारी 9, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो एक संख्या आएगी हमारी 15, और 3 का गुणा हम 8 में कराएंगे तो एक संख्या आएगी हमारी 24। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है कि पहली और तीसरी में 3 जोड़ना है। जरा 9 में फ्रेंड्स 3 आप जोड़ोगे कितना आएगा, 9 में हमने 3 जोड़ा फ्रेंड्स आ गया 12, तीसरी में 3 जोड़ रहा है, 24 में 3 जोड़ोगे फ्रेंड्स कितना आएगा 27, और दूसरी वाली संख्या में कह रहा है 3 घटा दो, इसमें 3 आप घटाओगे फ्रेंड्स कितना आएगा 12। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे इनके रेशियो को, तो जरा फिर से कट कर देंगे 3 से, और ये आएगा 4 और ये फिर से आएगा 4। तो 4:4:9 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें फिर से। ये लास्ट वन सवाल एक और आपका अच्छा सा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार फिर से जरा बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि यदि p बराबर 999, यदि p बराबर 999, पहली बात तो इस सवाल को तो मैंने बहुत बार ढेरों प्रैक्टिस करवा के रखी है और डायरेक्ट भी बताया था आपको कि कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये समझना है कि ये जो फार्मूला लिखा है ना, आप इसको ओपन भी करोगे ना तो ये फ्रेंड्स फार्मूला पता है किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा p+1 का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे बनेगा, आप p का गुणा इसमें करवाओगे तो p का क्यूब, फिर 3p का स्क्वायर, फिर 3p और +1, ठीक है ना। कॉमन करेंगे अंदर एक p का क्यूब +1 + 3p + p + 1 बन जाएगा, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका p+1 का होल ऑफ क्यूब बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर में बोल रहा हूँ, क्यूब बन जाएगा। और जैसे ही ये क्यूब बनेगा तो ये क्यूब से ये क्यूबिक रूट आपका कट जाएगा, बचेगा कितना p+1, और p का मान 999 दिया हुआ है और +1 टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, ठीक है। वेरी गुड। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ये यहीं तक अपना ये सफ़र था, ये 20 प्रश्नों की जो मैं श्रृंखला लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 के 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, और मैंने सारा का सारा कोशिश भी किया आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हाँ, क्लास कैसी लगी ये भी मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूँ।
ठीक है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको और भी डिलीवर कर सकूं। ठीक है, बाद बाकी जो भी चैनल पे नए हो, रोज़ाना क्लास रात्रि 8:15 बजे मैथ की और सायंकाल 5:15 बजे ये क्लास आपकी डेली चलती है। सभी लोग इस सेशन का आनंद लें और भी अपने यार दोस्तों को इस सेशन में आमंत्रित करें। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से हम वही कोट्स अपना बोलेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, जो भी नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मोटिवेटेड होता रहूँ। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।